नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर खालिद अहमद खलील के साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ की, तो ये इस्कीमिया किस तरह की अलामात के साथ प्रेजेंट करता है? जैसे मुख्तलिफ़ नाम आते हैं, कभी हार्ट फेलियर का भी कहा जाता है, कभी हार्ट अटैक का भी कहा जाता है, जो कि आपने बताया कि एक इवेंट हो सकता है। इसी तरह अंजाइना का भी जिक्र आता है। क्या फ़र्क है इन तमाम तर चीज़ों में? देखिए, हार्ट फेलियर और एंजाइना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बिल्कुल। जब आप कहते हैं हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट का बेसिक फंक्शन है ब्लड सप्लाई या पंप करना। जी। ठीक है। जब वो व्हेन इट फेल्स टू पंप, इट्स कॉल्ड हार्ट फेलियर। यानी वो अपना काम पूरी तौर पर सरअंजाम नहीं कर नहीं दे रहा पा तो रहा। हार्ट फेलियर कर। जी। अच्छा, अब होता यह है कि दिल को अगर खून पूरी तरह ना पहुँचे या ग़िज़ा पूरी तरह ना मिले जी। तो उसका फेल मध्यम पड़ जाता है, कम हो जाता है। उसका फेल अगेन यही है कि पंप करे ब्लड पूरे जिस्म के अंदर। अगर सप्लाई ठीक नहीं आ रही हार्ट में तो वो पंपिंग भी डिटीरियोरेट। इसी मिसाल आप सिंपल सी ऐसी ले लें, घर में आपका पानी चलाने का मोटर पंप होता है। जी। पीछे टैंक से पानी आया जी। और पंप ने ऊपर टैंक पे चढ़ा दिया। जी। अगर किसी वजह से पीछे 220 वोल्ट्स का आपका पंप है और कहीं 110 वोल्ट्स आ रहे हैं, पंप चलेगा ज़रूर, लेकिन बहुत धीमा बहुत चलेगा ही थोड़ी और सी शायद मकदार ऊपर ऊपर तक पहुंच। जाएगी। जी। पीछे टैंक में पानी पीछे से भी आ रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा, तो वो टैंक ओवरफ्लो कर जाएगा। जी। यही मिसाल हार्ट की है। अगर पंप नहीं कर रहा तो ब्लड पूरा पंप आ रहा है हार्ट के अंदर। जी। अब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो वो सारा का सारा या तो लंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड जमा होनी शुरू हो जाएगी, लिवर एनलार्जमेंट हो जाएगा या पाँव पे वर्म या सूजन आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि यानी हार्ट का जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पूलिंग शुरू हो जाएगी। पूलिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। ये तो हार्ट फेलियर एक अलग बात हो गई। जी। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये दिल की सप्लाई पूरी नहीं आ रही, उसकी वजह से दिल के पट्टे काम नहीं कर रहे। अलामात आम तौर पे ये होती हैं कि आपको दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, ख़ास तौर पे जब आप एग्जर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, तेज़ चल रहे हो, तो लगता है जैसे सीने पे किसी ने बोझ रख दिया, किसी ऐसा लगता है किसी ने सिल रखी हुई है आपके। थोड़ा भी चलेंगे दर्द शुरू होगा, आप सांस जैसे लेने ही में ठहर दुश्वारी जाएंगे महसूस। दर्द ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, आपने पाँव दबाया, फ्यूल आया कार्बोरेटर में, गाड़ी तेज़ चली। आप जी। अगर पाइपलाइन में, फ्यूल लाइन में कहीं कचरा होगा तो गाड़ी झटके लेने लगती है। जी। यही मिसाल आप एंजाना के अंदर होता है कि सप्लाई नहीं पहुंचती तो आपको रुकना पड़ता है। लमौला इतना शदीद दर्द होता है कि जिस्म जो है वो आपको रोक रहता है कि ना चलें आगे। जी। अच्छा, ये होता है एंजाना। अब होता ये है कि अगर सुकड़न नाली में 60, 50, 70% है, जब आप मेहनत कर रहे हैं या एग्जर्ट कर रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा होती चाहिए होती है। डिमांड ज़्यादा होती है, जी। सप्लाई कम पहुंचती है। उस जी। डिमांड सप्लाई के इशू में दर्द शुरू होता है तो आप ठहर जाते हैं, धड़कन कम हो जाती है दिल की, खून सप्लाई कम चाहिए होता है, दर्द गायब हो जाता है। ये मैकेनिज्म बेसिकली एंजाना का है। अगर किसी वजह से, जो कि नॉर्मली होता यही है कि ब्लॉकेज टोटल हो जाए, सुकड़ जाए, टोटल नाली बंद हो जाए, तो दिल को खून नहीं पहुंचता। उस हिस्से को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उस हिस्से को खून पूरी तरह नहीं पहुंचता, तो सेल्स मर जाते हैं। ये कहलाता है इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब अगर दिल के बाएं तरफ लेफ़्ट वेंट्रिकल में हो, जिसका लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो मेन पंप है आपका, तो अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लॉकेज हो है, सप्लाई नहीं पहुंची, तो हार्ट का पंप फंक्शन भी ख़राब हो जाएगा। पंप फंक्शन ख़राब होगा तो वो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा लंग्स में। जी। फेलियर, मुख्तलिफ जगहों पे पूलिंग मुख्तलिफ शुरू जगह हो पूलिंग जाएगी। शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये मामला अक्सर व बेशतर दिल की नालियों में तो इसका काफ़ी तस्करा आता है कि दिल को जो रगें खून फराहम करती हैं उनके अंदर सिकुड़ जाती हैं या उनके अंदर तंगी पैदा हो जाती है। इस तरह की तंगी क्या जिस्म के किसी और जगह पे नज़र आ सकती है? मसलन खून तो दिमाग को भी चाहिए होता है और कंटिन्यूसली चाहिए होता है, तो क्या वहाँ पर जो रगें सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि एक टेंडेंसी तो डेवलप हो चुकी होती है कि जी, रगों के अंदर प्लाक्स बन रहे हैं। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं पूरे प्रोसेस को। जी। आ, दिमाग को शरेयानें जो जा रही हैं ये कैरोटिड्स होती हैं, जी। इनमें भी अगर ऐसा हो जाए तो दिमाग को खून नहीं पहुंचेगा, तो फालिज भी इसी वजह से हो जाता है।
किडनी को अगर खून नहीं पहुंचेगा तो किडनी रीनल का फेलियर फंक्शन हो भी सकता है। डिटेरियोरेट हो जाएगा। बिनाई आँखों की जो नसें हैं उनमें भी अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस का डेवलप अमल हो होना जाएगा शुरू हो जाएगा। तो बिनाई पे भी असर होता है। हार्ट, किडनी, ब्रेन, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर कंप्रोमाइज़ हो सप्लाई तो उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। ब्रेन में तो पैरालिसिस वाली बात जी। कॉमनेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टेस्ट है सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, जी जो फास्टिंग में करवाया जाता है जी कोलेस्ट्रॉल को देखने के जी। लिए। उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या वो स्क्रीनिंग की अहलियत रखता है कि ऐसे लोग जिनमें कार्डियक टेंडेंसी हो के कार्डियक डिजीज़ सामने आ सकती है, वो देखिए, बतौर स्क्रीनिंग ये टेस्ट करवा सकते हैं? जब स्क्रीनिंग की बात हो रही है तो आपको लिपिड प्रोफाइल पूरा कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है। एचडीएल जो है बेसिकली इज गुड कोलेस्ट्रॉल, एच इज़ हाई, इट शुड जी। बी हाई, एचडीएल। LDL is the bad cholesterol, it should be इट low, शुड बी लो। therefore it should be low. ट्राइग्लिसराइड इज नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल, ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ पर कॉज करने में। अच्छा, आमतौर पे जिन लोगों में शुगर होती है उनमें डायबिटिक्स में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े रहते हैं, या सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहते हैं तो वो उनमें प्रोपेंसिटी हार्ट डिजीज़ की या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की बढ़ जाती है। जी। एज इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर, ट्राइग्लिसराइड इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई रिस्क पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, जी जिनको स्क्रीनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए या कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करने पर तवज्जो देनी चाहिए जी। इससे पहले कि कोई इस तरह का इवेंट आ जाए, क्योंकि कार्डियक डिजीज़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि नेचुरल सडन डेथ, सडन डेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल, वेरी वेरी और इंपॉर्टेंट। जो कि अमूमन ज़्यादातर नज़र नहीं आती, और शाज़ो नादिर नज़र आने वाली ये एंटिटी इसके साथ मुंसलिक की जाती है कि कार्डियक इवेंट की वजह से सडन डेथ्स हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इसी मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि बीमारियाँ वक्त पर सामने आ जाएँ, किन लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने पहले कहा, बिल्कुल सही कहा, हाई रिस्क पेशेंट्स में पहले तो डिफाइन करें हाई रिस्क पेशेंट कहते किसे हैं। जी। देखिए, नॉर्मल इंसान को और एक डायबिटिक इंसान को 4 टाइम प्रोपेंसिटी होती है उसको दिल की बीमारी लगने की एज जी। कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। इसकी मिसाल ऐसी है कि नॉर्मल अगर ज़िंदगी की डिटोरेशन की स्पीड 30 मील है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो ये 120 मील फी घंटे के हिसाब से डिटोरेशन हो रहा है। जी। एवरीथिंग इज मैग्नीफाइड बिल्कुल। टू दैट एक्सटेंट। उस लिहाज से व्हाट यू नीड टू डू इज़, ये आपकी हाई रिस्क पॉपुलेशन में आता है। वो जिनका ब्लड प्रेशर है, वो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं और जी। वेट ज़्यादा है, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन हो गई। इस हाई रिस्क पॉपुलेशन में फिर आपको एज देखनी होती है। अगर 15 साल या 20 साल का है तो प्रोपेंसिटी, जैसे मैं बताया ना, कि उसको वो चीज़ हो जाएगी जो 50 साल में होनी चाहिए, उसको 15 बहुत साल जल्दी में हो अचीव हो जाएगी। जाएगी। जी। ऐसे ही इन लोगों को जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इनको पूरा वर्कअप होना ज़रूरी है ताकि पता चले कहाँ खड़े हैं। बेस्ड ऑन व्हाट योर रिजल्ट शो, आप उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मोडालिटी या फिज़िकल एक्टिविटी, सारी चीज़ें प्लान करके पेशेंट को बता सकते हैं, दिस इज़ द सिचुएशन, यहाँ खड़े हैं, हम ये ऑफ़र कर सकते हैं, ये आपके लिए मुनासिब है, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, सारी चीज़। जी। लेकिन इसका असेसमेंट ज़रूरी है। और कॉमन टेस्ट जो होता है वो स्ट्रेस टेस्टिंग या ETT कहते हैं। ETT से एक पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेस लेने स्टेमिना पर क्या है। या जब आप क्या वर्कआउट कर रहे होते हैं उस वर्कआउट वक्त आपके दिल की क्या। क्या कैफियत होती है? जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल की आपने बात की थी, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बिल्कुल जी हाँ। किन चीज़ों में अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और किन चीज़ों में बैड कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होती है? देखिए, फ्रूट्स में अखरोट और बादाम में HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। यानी ड्राई खाने फ्रूट्स में में? हाँ, ड्राई फ्रूट के अंदर। जी। इसमें पिस्ता और काजू नहीं, काजू में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जी। उन पेशेंट को स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए। जी। दूसरा, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या LDL कोलेस्ट्रॉल है, ये असल में फसाद की जड़ है जिसकी वजह से सारी गड़बड़ होती है।
जी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रात आते हैं, स्मॉल डेंसिटी लो लाइपोप्रोटीन्स कहलाती हैं। ये जाके नसों में बैठ जाते हैं और नस को सिकुड़ने में मदद देते हैं। तो जी अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप एचडीएल अपना बढ़ाएंगे तो एलडीएल ऑटोमेटिकली कम हो कम हो जाता है। जाएगा। तो आप कोशिश ही करें कि एचडीएल आप बढ़ाएं। वॉकिंग से एचडीएल बढ़ता है। खाने में कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल रखें, जी जैसे पसंद हो। यू वांट हैव इट फ्राइड और सालन के अंदर यानी कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, लेकिन जी मछली फिश ऑयल जो हैं बहुत हेल्प करते हैं। खाने में अगर दो दो मिनिमम 2 मरतबा ज़रूर फ़िश इस्तेमाल करें। जी। अशरफ साहब, ऑयल्स का भी आपने तज़किरा किया था, जी, क्या वेजिटेबल ऑयल्स दूसरे ऑयल से बेहतर होते हैं? एक्चुअली ये डिपेंड करता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स कहलाते हैं, मूफाज। ये जिसमें ज़्यादा हो, वैसे वेजिटेबल ऑयल बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के मुतालिक मज़ीद तज़किरा किया जाएगा। डोंट गो एनीवेयर।